मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो सबसे पहले आप लोग जाके नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है, कोई उसका पैसा नहीं लग रहा एंड सिर्फ आपको क्लिक करना है। एंड जाके वहाँ पे बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक ऊपर के लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले जाके प्रीवियस लेक्चर आके आओ, बिकॉज बिना उसके आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। एंड बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा तो सबसे पहले आप लोग जाओ एंड जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, तभी फायदा है, बिकॉज वहाँ पे मैं सभी टेस्ट सभी नोट्स वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। तो जो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे उस सबका उन सबको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक हम इससे पहले क्या सीख चुके हैं। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है एंड प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। और हम इसके बाद सीख चुके हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन का नंबर कैसे बढ़ा एंड कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपनाया पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेके आने के लिए, ठीक है। अब उन्हीं में से हमने बच्चों बात करनी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो गवर्नमेंट ने एंड जो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी कर करके बनाए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेके आया जा सके, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब जो ये वर्ड है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या बच्चों, कोई ऐसी टेक्निक जिसका यूज करके हम प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई कपल है, वो चाहता है कि अभी उसके पास बेबी ना हो, तो वो क्या यूज करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेगा, है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो वन बाय वन हम लोग इन मेथड्स की अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने समझना है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ठीक है। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। बच्चों एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है, अब उसकी बात करते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों वो होगी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होगी एक मिनट जरा इसको गोला मारने दो। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होगी, एक अच्छी और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होगी जो कैसी होगी, सबसे पहली चीज यूजर फ्रेंडली, मतलब कोई भी उसको आसानी से यूज कर सके। उसके बाद क्या, कि वो इजीली मिल जाए, ठीक है, सो इजीली अवेलेबल। और उसके बाद क्या बच्चों, कि जो वो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा हो, इफेक्टिव हो। उसके बाद कि जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा हो, रिवर्सिबल हो विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स। मतलब उस कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है दोबारा यूज करा जा सके, वो रिवर्सिबल हो और उसके क्या जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो और ना के बराबर हो, तभी हम उसको क्या मानेंगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और उसके बाद बच्चों क्या, कि जो सा वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो उस कपल की जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे। सो इट शुड ऑल्सो नॉट interfere with sexual desire, ठीक है, interfere
विद सेक्सुअल डिजायर। तो ये बच्चों टोटल 5 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपको याद रखने हैं। इट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट्स को टारगेट करते हैं वो। तो इस चैप्टर में जितना भी एनसीईआरटी बेस है, हमने एक एक लाइन का मतलब समझना है। एक्स्ट्रा मतलब कोई बाहर का जो मैं पढ़ाऊंगा बस वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ना ही आता है, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। पहला क्या होगा, यूजर फ्रेंडली। सेकंड क्या होगा, इजिली अवेलेबल। तीसरा क्या होगा, इफेक्टिव। बोलो मेरे साथ साथ, तभी आपको याद होगा। एंड फोर्थ क्या हो गया, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर्स। एंड पांचवा क्या हो गया, रिवर्सिबल विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स। समझ में आया? चलो आगे। अब हमने बच्चों बात करनी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल। तो अब जनरली क्या करा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो है बच्चों क्या टेम्परेरी, एंड सेकंड है बच्चों क्या परमानेंट, ठीक है। एक है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। तो वन बाय वन अब इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टेम्परेरी मेथड्स। और टेम्परेरी मेथड्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिंग मेथड्स, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब टेम्परेरी मेथड में सबसे पहला मेथड जो आता है दैट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसका नाम ही नेचुरल है, दैट मीन्स कि इस मेथड में कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन यूज नहीं होती। इसमें क्या सभी के सभी नेचुरल तरीके आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल है वो क्या है कि स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोकना, ठीक है। क्योंकि अगर स्पर्म और जो एग है अगर वो आपस में मिल गया तो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव। तो हमने उसी चीज को तो रोकना है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल हुआ अवॉइड करना, किसको, चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मेटिंग, कि जो वो दोनों है वो आपस में ना मिले, ठीक है। यानी कि अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात। अब जो हमारे पास नेचुरल मेथड है बच्चों, इसकी अब क्या क्या एडवांटेज है उसकी बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल मेथड है उसमें कोई भी मेडिसिन और कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं होते। तो अब आप लोग मुझे बताओ, अब अगर कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि जो इसके साइड इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, नील, ठीक है। तो ये क्या इसका एडवांटेज है, क्या कि नो मेडिसिन एंड डिवाइसेस आर यूज्ड, सो its side effects are almost nil। तो जो इसका साइड इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ना के बराबर। पर इसके साथ ही बच्चों इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास नेचुरल मेथड्स है और ट्रेडिशनल मेथड्स है, जो इसका चांस ऑफ फेलियर है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। सो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दीज मेथड आर हाई, ठीक है। कि जो बच्चों इसके चांसेस ऑफ फेलियर एंड मेथड्स के वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे नेचुरल मेथड की टाइप्स की, कि इसकी हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं। तो अभी जो नेचुरल मेथड्स है हमने उसको क्या हमने तीन टाइप्स पढ़नी है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है,
सबसे पहली हमने पढ़नी है बच्चों, डेट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। सेकंड बच्चों हमने क्या पढ़ना है, पेनिस विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट। ठीक है। एंड थर्ड बच्चों हमने पढ़ना है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब ध्यान से वन बाय वन इन सभी मेथड्स के बारे में सुनते जाओ, और अगर आपको कोई डाउट है आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे आके ले सकते हो। ठीक है बच्चों। एंड मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। ऐसे नहीं कि उठ के चले जाओ। देखो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना कंट्रोल करना सीखो। अभी आप लोग पढ़ने बैठे हो तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ से जहाँ भी है उसको ख़त्म कर दो और सिर्फ इस वीडियो पे लगाओ, और आज के लेक्चर को जितनी भी नॉलेज है इसकी गेन करने में लगाओ। ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो लेक्चर एंड ओनली ऑन योर नोटबुक एंड योर नोट्स एंड माय वॉइस। ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ नेचुरल मेथड दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिदम मेथड। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसके नाम से ही इसका मतलब समझते हैं। ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या लिखा है, पीरियोडिक। अब पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा इवेंट जो हर मंथ हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इवेंट्स अकर इन फीमेल, इवेंट्स अकर इन फीमेल। मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, यहां पे ये पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, यहां पे बच्चों एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है। इसकी बैटरी हो गई बेचारे की लो, और ये मरने की तादाद पे खड़े हैं। अब देखो बेचारा मेरा टैब इतना सहन कर रहा है ये। ठीक है। तो इसकी मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में और अपने भाई बहनों के बीच में, ताकि सभी को जो ये नॉलेज मैं दे रहा हूँ फ्री में, मुफ्त में बांट रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, वो सब तक पहुँचे। ठीक है। तो सेल्फिश नहीं बनना, सबको शेयर करो। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैं ये अपने मतलब सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितने भी लेक्चर्स हैं मैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे बच्चों के लिए डाल रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मैं जहाँ पढ़ाता था तो वहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो जस्ट मैं उन्हीं के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, और उसी के साथ मैं जितना भी क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट है वो सारा इस पर डाल रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूंगा। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं। ठीक है। तो देखो, अब पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड एब्सटिनेंस का मतलब क्या हो गया, एब्सटिनेंस का मतलब हो गया जब कोई चीज अपनी मर्जी से कर रहा है ना, जब कोई चीज अपनी मर्जी से अवॉइड कर रहा है। ठीक है। तो एब्सटिनेंस का मतलब क्या हो जाता है, डेलिब्रेटली, यानी कि इंटेंशनली अवॉइडिंग, डेलिब्रेटली अवॉइडिंग, मतलब इंटेंशनली उस चीज को अवॉइड करना। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब समझते हैं कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है। अब ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इससे पिछले चैप्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक पे। अब आपको मैंने पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज, है ना। सबसे पहला फेज कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज कौन सा होता है, एक मिनट रुको, फटाफट आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा था बच्चों क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। हमने पढ़े थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 इसके इवेंट्स, यानी कि 3 फेजेस पढ़े थे हमने। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बच्चों, एक तो चलता है यूट्रस में यानी कि यूट्रिन इवेंट्स, और एक चलता है ओवरी में यानी कि ओवेरियन इवेंट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ओवेरियन इवेंट्स के। तो वहां पे हमने पढ़े थे 3 फेज। सबसे पहला फेज था
दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, जो जिसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल है वो टूट जाती है और ब्लीडिंग की फॉर्म में वो सारी बाहर निकल आती है। सेकंड फेज बच्चों कौन सा था? फॉलिकुलर फेज। एंड उसके बाद कौन सा था बच्चों? ल्यूटियल फेज, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ल्यूटियल, एंड इसी के बीच में हम एक और फेज पढ़ते हैं, दैट इज ओव्यूलेशन। एक मिनट रुको जरा, इसी के बीच में हम एक और फेज पढ़ते हैं, दैट इज ओव्यूलेशन। ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज है वो चलता है पहले 5 दिन, राइट। उसके बाद 14th डे पे चलता है क्या? ओव्यूलेशन। और उसके बाद फॉलिकुलर फेज क्या हो जाता है बच्चों? उससे बीच का फेज, यानी कि 5 to 13 डेज तक चलेगा फॉलिकुलर फेज। एंड उसके बाद बच्चों क्या चलता है? लूटियल फेज। अब आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें अगर कोई कपल क्वाइटस करे, यानी कोई कपल अगर सेक्स करे, तो कौन से फेज में वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकता है और कौन से फेज में वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकता? बताओ आप लोग, सोचो सोचो, शाबाश। दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन ही वो पीरियड है जिसमें क्या जो एग है वो कहां जाता है? इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब इस फेज में क्या हुआ कि जो चांसेस है ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, यानी कि जो चांसेस है ऑफ फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या इस पीरियड में जो प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं वो लोग इजीली कर सकते हैं। एंड इसी पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी पीरियड को हम लोग बोल देते हैं क्या बच्चों? फर्टाइल पीरियड। क्या बोल देते हैं? फर्टाइल पीरियड। अभी समझो, आपको लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, बट अभी समझो इसको, ठीक है। फर्टाइल पीरियड। उसके बाद अब आप लोग बताओ कि अगर कोई कपल है, अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद के 7 दिन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले के 7 दिन अगर क्वाइटस करे, तो क्या उस केस में वो जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या उतने ही हायर रहेंगे जितने 14 डे पे है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि अगर हम देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद के 7 दिन हो गया, एक मिनट, हाँ, कि जैसे मेंस्ट्रुएशन हुई उसके बाद के जो 7 दिन हैं, 7 डेज, और जब ओव्यूलेशन हो गई यानी कि ल्यूटियल फेस आया, यानी कि जो ल्यूटियल फेस आया, अब ल्यूटियल फेस में मेंस्ट्रुएशन से पहले के 7 दिन, यानी कि ल्यूटियल फेस के 7 दिन लगा लो, ओव्यूलेशन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब एक तो हो गया मेरे पास फॉलिकुलर फेज का इवेंट और एक मेरे पास हो गया ल्यूटियल फेज का इवेंट, है ना। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज आफ्टर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज बिफोर अगर इस पीरियड में कोई भी कपल क्वाइटस करता है, कोई भी कपल सेक्स करता है, तो उस केस में क्या प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करा जा सकता? क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि इस केस में क्या जो फर्टिलाइजेशन होने के चांस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, बिकॉज अभी भी एग ओवरी में ही है। और इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं? इन पीरियड को हम लोग बोल देते हैं बच्चों व्हाट? सेफ पीरियड। क्या बोल देते हैं? सेफ पीरियड। यानी कि इस पीरियड में जो क्वाइटस करना है वो सेफ है, बिकॉज इस पीरियड में क्या जो कपल है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई अच्छे से? जिसको समझ में आई कमेंट में यस लिख दो फटाफट, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ आ गई। तो चलो अब फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या हुआ? ये वो मेथड है जिसमें कपल क्या करता है? अवॉइड क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब क्या होता है? क्वाइटस का मतलब होता है बच्चों
sexual intercourse. Avoid coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. When ovulation could be expected. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इवेंट के बीच में जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं. बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन are very high during this period. ठीक है, एंड इसी पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्टाइल पीरियड. याद रखना. और इसी पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्टाइल पीरियड. यानी कि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो डे 10 टू डे 17 क्या होते हैं, हाई होते हैं. ठीक है, एंड दिस मेथड ऑफ अवॉइडिंग coitus फ्रॉम डे 10 टू डे 17 इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. बस इतनी सी बात थी. ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था एक सेफ पीरियड. क्या था सेफ पीरियड? सेफ पीरियड था फर्स्ट 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड 7 days बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये क्या होता है, सेफ पीरियड. याद रखना इस बात को भी. सो अगर हम बात करें कि सेफ पीरियड कौन सा होगा फॉर क्वाइटस, that is 7 days बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल. यानी कि कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले का फेज कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं ल्यूटियल फेज के लास्ट 7 days. सो ल्यूटियल फेज एंड 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल. यानी कि कौन सा फेज, फॉलिक्यूलर फेज. सो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें क्वाइटस करना सेफ माना जाता है. तो ये क्या हो जाता है बच्चों, सेफ पीरियड हो जाता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर, यस और नो? फटाफट बताओ. ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है. अब उसके बाद लास्ट बात, अब एनसीईआरटी ने हमें एक लाइन बताई. सो abstaining during this period, can prevent conception. अब यहां पे बच्चों एब्सटीनेंस का मतलब क्या हुआ, बचना या दूर रहना. याद रखना, यहाँ पे लाइन से कंफ्यूज मत होना. अब जैसे ऊपर था एब्सटीनेंस यानी कि डेलिबरेटली अवॉइडिंग, मतलब इंटेंशनली अवॉइड करना, तो वैसे मतलब यहाँ पे एब्सटेनिंग का है. एब्सटेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, बचना या दूर रहना. ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम क्वाइटस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्शन का मतलब है कंसीव करना. ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करने से बचना. कैसे करेंगे, जो हमारे पास है फर्टाइल पीरियड उसमें क्या करना, क्वाइटस को अवॉइड करना. ठीक है, चलो अब सेकंड बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया.
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी आ चुकी है, ज़रा 1 मिनट रुको। अगर मैंने उसको इरेज कर दिया ना तो फिर आपको नोट्स की दिक्कत आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके है, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चल अब बच्चों सेकंड मेथड क्या है? सेकंड इज विड्रॉल, मतलब पेनिस को विड्रॉ करना, और क्वाइटस इंटरप्ट। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो, पेनिस को विड्रॉ कर लेना ड्यूरिंग क्वाइटस, ताकि जो सीमन है वो फीमेल के विजाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यूट्रस है, वहां तक जा ही ना पाए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पेनिस विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट मेथड। ठीक है, सो ड्यूरिंग क्वाइटस जब मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द vagina of female just before ejaculation, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करा उसने? ताकि जो सीमन है वो फीमेल के अंदर ना जा सके, जो फीमेल का वजाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर ना जा सके। सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं? पेनिस विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट। समझ में आया? दोबारा समझो, जब कोई कपल क्वाइटस कर रहा है एंड क्वाइटस करते टाइम जो मेल है वो इजैकुलेशन से पहले ही अपने पेनिस को फीमेल की विजाइना से बाहर निकाल लेता है। क्यों निकाला? ताकि जो सीमन था वो फीमेल्स के अंदर ना जा सके, ठीक है। और इसी मेथड को हमने क्या बोल दिया? पेनिस विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट मेथड, यानी कि क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया और पेनिस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बच्चों थर्ड मेथड कौन सा है? द थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब सबसे पहले बच्चों इसको समझते हैं इसके नाम से। अब देखो यहाँ 2 वर्ड है बच्चों। सबसे पहला वर्ड है डेट इज लैक्टेशनल। लैक्टेशनल का मतलब क्या हो गया? लैक्टेशन। अब लैक्टेशन मैंने आपको समझाया था क्या होती है। लैक्टेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। एंड एमेनोरिया का मतलब क्या हो गया? ए फॉर एब्सेंस, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन। अब एमेनोरिया का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या हो गया इसका मतलब? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है। अब वो रुक क्यों जाता है? वो रुक जाता है बिकॉज हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो कैसे काम करता है? जो हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच बनाने से रोकता है, ताकि ओवरी के अंदर और ज़्यादा फॉलिकल ना बन सके, और उसी से क्या कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुकी हुई रहती है। पर अब जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई, मतलब जब बेबी बाहर निकल गया यूट्रस से, तो उस टाइम भी क्या होगा कि अप टू मैक्सिमम 6 मंथ के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों वो रुक जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 मंथ के लिए क्यों रुक गया? अब हमने वो बात करनी है, और इसी इवेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमेनोरिया।
क्योंकि ये टाइम किसका होता है, लैक्टेशन का होता है। ठीक है, अब 6 महीने के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी ना ही तो होती है ओव्यूलेशन और ना ही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ऐसा क्यों? अब एक बात और याद रखना कि जब फीटस बाहर निकल गया यूट्रस से तो क्या हुआ, अभी तक जो ये प्रोजेस्टेरोन है बच्चों, ये कौन बना रहा था, ये प्रोजेस्टेरोन बना रहा था प्लेसेंटा। कौन बना रहा था, प्लेसेंटा। पर जब पाचुरेशन हो गई तो प्लेसेंटा भी तो बाहर निकल गया। तो अब उस टाइम क्या होगा, जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या एकदम से गिर जाता है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है एकदम से डाउन हो जाता है। पर उसके बाद भी क्या मेंस्ट्रुएशन नहीं होती? क्यों नहीं होती? मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं होती बिकॉज ऑफ वन स्पेशल हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। अब इसी इवेंट को हमने समझना है, ठीक है, अब इसी इवेंट को हमने समझना है। अब उससे पहले ये जो मैंने आपको बात अभी बताई उसको लिख लो फटाफट, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए। मैंने अभी क्या बताया कि ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पाचुरेशन, मतलब पाचुरेशन के बाद जो ओव्यूलेशन है, जो ओव्यूलेशन है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट डू नॉट अकर, वो नहीं होता। अब ऐसा क्यों, अब हमने ये समझना अच्छे से, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब बच्चों एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या, अभी तक नॉर्मली क्या चल रहा था कि जो हाइपोथैलेमस है, अब देखो यहां पे जो ये ऊपर वाला है ये क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। एंड जो है नीचे ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये आगे वाला हिस्सा है, दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना ये क्या है, एंटीरियर लोब है, और ये पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर लोब है। ठीक है, क्या है, पोस्टीरियर लोब। अब ध्यान से सुनो, अभी नॉर्मली अभी क्या चल रहा है कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा क्या, जीएनआरएच, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जो ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब को, और एंटीरियर लोब क्या करेगा बच्चों, दो हार्मोन्स को बनाएगा। कौन से, एक तो बनाएगा एफएसएच और एक बनाएगा एलएच। और ये ही आगे जाके क्या कॉज करने वाले हैं, ये ही आगे जाके कॉज करेंगे व्हाट, मेंस्ट्रुएशन। जरा एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। बस ठीक है, इतनी बात समझ में आई, दोबारा समझो। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जिसने जाके स्टिमुलेट करा एंटीरियर लोब को, जिसने क्या दो हार्मोन्स बनाए, कौन कौन से, एफएसएच और एलएच। और इसी ने क्या कोज करा, क्या कोज करा, मेंस्ट्रुएशन। इसी ने क्या कोज करा, मेंस्ट्रुएशन, है ना। अब उसके बाद बच्चों ये तो केस किसका है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पर जब प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होने के बाद क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीएनआरएच बन नहीं पाया, और जीएनआरएच बन नहीं पाया, डैट मीन्स ना ही बनेगा एफएसएच और ना ही बनेगा एलएच और ना ही होगी मेंस्ट्रुएशन।
पर जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई, जब बेबी बाहर आ गया, तो उस टाइम क्या हुआ, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो एकदम से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेसेंटा ही नहीं है। तो जब वहां पे प्लेसेंटा नहीं है तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। और इसी वजह से क्या, मेंस्ट्रुएशन दोबारा होने के चांस रहते हैं। पर अभी मैंने बताया कि मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्चुरेशन 6 महीने तक नहीं होती, क्योंकि उस टाइम क्या चलता है, उस टाइम चलता है बॉडी में लैक्टेशन का टाइम होता है वो। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब लैक्टेशन पीरियड आया, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम एक हार्मोन बनता है, जिस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि PRL। अब यही हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस को क्या देगा, जो हाइपोथैलेमस को देगा फीडबैक। कैसा फीडबैक देगा ये देगा नेगेटिव फीडबैक, यानी कि GnRH को बनने से रोकेगा। तो अब इसने क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक, जिससे क्या हुआ, जो GnRH है वो रुक जाएगा। तो इसने क्या करा, इनहिबिट किया GnRH को फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और एक बात याद रखना कि जो ये प्रोलैक्टिन है, ये बना कहाँ से, ये बना सेम एंटीरियर लोब से बन रही, ठीक है। और इसने क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया। अब जब नेगेटिव फीडबैक गया तो GnRH बनेगा ही नहीं, और ना ही बनेगा FSH, और ना ही बनेगा LH, और जो हमारे पास है मेंस्ट्रुएशन वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं चलेगी। और इसी पूरे इवेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। एंड इस टाइम अगर कोई कपल क्वाइटस कर रहा है तो जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट नील होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होंगे, नील। तो याद रखना, ठीक है। सो सेकंड बात क्या, कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस पीरियड के टाइम जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है, जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है आर ऑलमोस्ट नील। वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नील होगा, ठीक है। और जो बच्चों ये मेथड है, ये इफेक्टिव है ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर पाचुरेशन, ठीक है। सो जो ये मेथड है, so this method is effective only up to a maximum period, up to a maximum period of 6 months, of 6 months after paturation या following paturation, ठीक है बच्चों। सो ये थे हमारे पास क्या, 3 मेथड्स। एक बार फटाफट दोबारा से देखते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने समझा कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, जिसमें हमने क्या 5 करैक्टरिस्टिक्स की बात करी। उसके बाद बच्चों हमने बात करी क्या, टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंड मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, टेम्पररी और परमानेंट। हमने स्टार्ट करा टेम्पररी मेथड, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जिसका प्रिंसिपल क्या होता है, चांस ऑफ स्पर्म और ओवम की मेटिंग को अवॉइड कर देना, मतलब उसको वो मिलने से रोकता है,
नेचुरल मेथड, ठीक है। एडवांटेज बताया किसी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और जो भी साइड इफेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसके चांस ऑफ फेलियर है वो ज़्यादा हाई रहते हैं। फिर हमने बात करी इसकी 3 टाइप्स की, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, यानी कि सेफ पीरियड के टाइम ही क्वाइटस करना, एंड ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड जो क्वाइटस है उसको अवॉइड करना। फिर हमने पढ़ा बच्चों क्या पेनिस विड्रो मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट मेथड। फिर हमने पढ़ा बच्चों क्या लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल मेथड, दैट इज बैरियर मेथड, ठीक है, दैट इज बैरियर मेथड। अब जैसा बच्चों प्रिंसिपल हमारे पास नेचुरल मेथड का था, वही सेम प्रिंसिपल इसका होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस बात का होगा, डिफरेंस बस यहाँ पे इस बात का होगा कि ऊपर हमने कोई डिवाइस नहीं यूज करा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक बैरियर यूज करने वाले हैं। अब बैरियर क्या होता है, बैरियर मतलब कि एक बाधा, एक बीच में रुकावट, है ना। तो यहाँ पे जो ओवम और स्पर्म की मेटिंग है उसको हम रोकेंगे विद द हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल क्या है कि अवॉइड mating of avoid mating of ovum and sperm by the help of barriers, ठीक है, याद रखना। और जो ये मेथड्स है ये अवेलेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, एंड सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब बात करते हैं बच्चों इसकी टाइप्स की, कि जो हमारे पास बैरियर मेथड है इसकी टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारे पास इसमें मेथड आता है दैट इज बाय यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स। तो अब हम बात करें अगर कॉन्डम्स की, हम लोग जनरली टीवीज में ऐड देखते हैं कॉन्डम्स की, न्यूज़पेपर में देखते हैं, और इवन कई ऐसे महान बच्चे होते हैं जो बायो की कॉपी बुक के ऊपर कॉन्डम्स का न्यूज़पेपर लगे रखते हैं। ऐसा हुआ इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट हुआ 11th क्लास में एक बच्चा था, उसकी मैंने मांगी बायो की कॉपी, एंड जब उसने बायो कॉपी निकाली पूरी क्लास हंसने लग गई, एंड मैं देख रहा हूँ कि क्लास में हो क्या रहा है। जब बाद में मेरे हाथ में उसकी बुक आई तब मेरे को समझ में आया कि क्लास क्यों हंस रही है। उस बच्चे ने क्या कर रखा है, अपनी बायो की बुक के ऊपर कॉन्डम की जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना न्यूज़पेपर्स में, उसी को चिपका रखा है, और सारी क्लास हंस रही है, और मैं इतनी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, बस पूछो मत क्लास में। मतलब ऐसे ऐसे महान बच्चे भी होते हैं क्लास में, बताओ। अब स्टार्ट करते हैं, अब मेन पढ़ाई पे आते हैं। अब सुनो, अब कॉन्डम्स की बात करते हैं। अब जो बच्चों कॉन्डम्स है वो किसके बनते हैं, वो बने होते हैं ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट, ठीक है। सो जो है कॉन्डम्स वो किसके बने होते हैं, सो इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर या फिर लैटेक्स शीट, अब जो कॉन्डम्स है वो दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ठीक है। सो जो कॉन्डम्स है इट इज यूज्ड बाय बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स। अगर बात करें बच्चों मेल्स की तो नीचे आप लोग डायग्राम देख सकते हो। अगर बात करें फीमेल्स की तो फीमेल के कॉन्डम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मेल में जो कॉन्डम का डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो डायग्राम्स आपको एक बार सभी डायग्राम्स याद होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत से आते हैं नीट में, एंड साथ ही साथ बोर्ड में भी आते हैं,
ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेल कॉन्डम्स की मैंने 2 फोटो लगाई है। सबसे पहला तो तुम्हारा एनसीईआरटी डायग्राम है कि मेल कॉन्डम दिखता कैसा है, एंड सेकंड यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात बोली है। एनसीईआरटी ने क्या बात बोली है कि मेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स की, वो कौन सी है? निरोध। ठीक है, तो नीचे आप लोग देख सकते हो जो ये सेकंड इमेज है, इसमें ये निरोध कॉन्डम्स की मतलब असली पिक है ये। ठीक है, तो याद रखना कि मेल्स के केस में जो निरोध है इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। क्या कि निरोध is a popular brand of condoms for the male। एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड सेकंड चीज क्या कि जो मेल्स है वो कॉन्डम का यूज कैसे करते हैं? अपने पेनिस को कवर करके। ठीक है, तो वो पूरे पेनिस को विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम कवर कर लेते हैं। एंड ये कब अप्लाई होता है? बिफोर क्वाइटस। एंड जितना भी जैकुलेशन है वो सारी की सारी इस कॉन्डम के अंदर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एंड जो सीमेन है वो फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर ही नहीं पाता। तो याद रखना कि सेकंड चीज क्या, मतलब इसी में सेकंड पॉइंट क्या कि मेल्स क्या करते हैं? कवर their penis with condoms, with condom not condom, so sorry, before coitus। ठीक है, बिफोर क्वाइटस। अब सेकंड बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल कॉन्डम जो है वो कुछ दिखने में ऐसा है जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो। एंड जो फीमेल का जो कॉन्डम है वो कैसे यूज होता है? अब जो फीमेल है वो इस कॉन्डम से क्या करती है? कवर करती है देयर वेजाइना एंड सर्विक्स। ठीक है, सो जो फीमेल्स है दे कवर वेजाइना एंड सर्विक्स। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मैंने यहाँ पे इमेज डाली है दोनों के डिफरेंस दिखाने के लिए कि जो मेल कॉन्डम है वो कैसा दिखता है एंड जो फीमेल कॉन्डम है वो कैसा दिखता है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो कि जो मेल कॉन्डम है उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, एंड फीमेल कॉन्डम भी क्या, अब एनसीईआरटी में कैसे दिख रहा है कि दोनों साइड से ओपन दिख रहा है ना ऐसा, बट ये दोनों साइड से ओपन नहीं होता। अगर वो दोनों साइड से ओपन हुआ तो भाई कॉन्डम बनाने का फ़ायदा ही क्या? अब ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, तभी मेरे को याद आ गया, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो ये एक साइड है वो ओपन है, ठीक है, बट ये जो दूसरी साइड है वो क्या है? वो सारी की सारी क्लोज है। तो यहाँ इस पिक्चर को देख के कंफ्यूज मत होना। यहाँ नीचे देखो इस पिक्चर में, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि जो फीमेल कॉन्डम की ये जो दूसरी साइड है ये वाली, ये सारी क्या है? ये क्लोज्ड है। ठीक है, सिर्फ ये जो साइड है दिस पोर्शन इज ओपन ओनली। ठीक है, चलो आगे। अब उसके बाद अब अगर हम बात करें कि जो कॉन्डम के एडवांटेजेस है, अच्छा एडवांटेज से पहले एक और बात लिख लो आप लोग पॉइंट बना के, जो मैंने भी बताया आपको कि कॉन्डम्स क्या करते हैं? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ ejaculated semen into the female reproductive tract and prevent conception। और ऐसे क्या करा इसने? conception को रोका। ठीक है, अब
उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि कॉन्डम्स के एडवांटेज क्या होते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, मतलब इसको डिस्पोज करा जा सकता है। सो बोथ मेल and female condoms are disposable। सो ये कैसे है बच्चों, डिस्पोजेबल है। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है कि जो कॉन्डम्स है दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, जिससे क्या जो यूजर्स है मतलब जो उसका यूज कर रहा है उसको प्राइवेसी मिलती है। ठीक है, सो सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, कि इसको क्या खुद से इंसर्ट करा जा सकता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या इट प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूजर्स, और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी टू द यूजर्स। उसके बाद अब थर्ड एडवांटेज क्या हुआ इसका कि जो कॉन्डम्स का यूज है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये बढ़ा क्यों यूज इसका, क्योंकि जो कॉन्डम्स का यूज है उसके यूज करने से क्या होता है कि जो एसटीआई है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एंड जो एड्स एंड एसटीडी होने का खतरा है वो क्या एक तरह से उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कि जो कॉन्डम्स का यूज है वो कुछ रीसेंट ईयर से बढ़ चुका है बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना कि एडवांटेज क्या हुआ इसका, तीसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका कि प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम contracting STIs, from contracting STIs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसी के साथ क्या कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके कि जो इस केस में फेलियर रेट है ना, देखो एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो फेलियर रेट है वो बहुत ही कम है ना। अब जैसे थे नेचुरल मेथड्स, अब नेचुरल मेथड्स का जो चांस ऑफ फेलियर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, पर अगर बात करें बेयर मेथड्स का इस केस में जो चांस ऑफ फेलियर है वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, मतलब फेल होने के चांस इसमें भी है पर एज कंपेयर टू नेचुरल मेथड इसके जो फेल होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो वही इसका क्या एक तरह से डिसएडवांटेज आता है। कैसे कि जो फेलियर रेट है, जो फेलियर रेट है इन केस ऑफ मेल इन केस ऑफ मेल कॉन्डम्स वो कितना होता है 5 to 15%। कितना होता है 5 to 15%। एंड अगर बात करें इन केस ऑफ फीमेल, सो जो फीमेल कॉन्डम्स है उस केस में जो चांस ऑफ फेलियर है वो कितना होता है 10 to 14%। ठीक है, बस ये इसका क्या एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, अदरवाइज का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अब बच्चों उसके बाद सेकंड, अब ये हमारे पास क्या लास्ट टाइप है ऑफ बेयर मेथड। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइसेस आते हैं जैसे कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें भी हमारे पास क्या एक डिवाइसेस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिवाइस जो डायाफ्राम मैंने भी बताया वो कुछ ऐसा दिखता है ना। सर्वाइकल कैप वो कुछ ऐसी दिखती है, थोड़ी सी बेल लाइक शेप। फिर आ गया वोल्ट कैप जिसकी शेप क्या थोड़ी सी ऐसी है।
मतलब डायाफ्राम का जो विड्थ है, जो लेंथ है, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी वोल्ट कैप, पर जो दोनों की शेप है वो सेम होती है, डोम शेप, है ना। उसके बाद सर्वाइकल कैप। अब सर्वाइकल कैप की बात करें, इसकी शेप क्या कैप जैसी है, इसलिए क्या नाम रखते हैं इसका, सर्वाइकल। एंड सर्वाइकल का मतलब है यहाँ पे सर्विक्स, कि जो इन डिवाइसेस की इंसर्शन है वो कहाँ पे करी जाती है, इन दी सर्विक्स करी जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो मेरे पास अब ये सर्वाइकल कैप हो गया, डायाफ्राम हो गया, वोल्ट कैप हो गया, ये भी मेरे पास किससे बनते हैं, रबर से। सो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर। ठीक है, ये भी किससे बने जाते हैं, रबर से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो ये डिवाइसेस है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, इन दी फीमेल्स। मेल्स इसका यूज नहीं कर सकते। इट इज ओनली यूज्ड इन फीमेल्स या ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स। सो याद रखना, इट इज ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है उसकी बात करते हैं। अब इसका यूज देखने के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। अब जैसे कॉन्डम था, है ना, अब मेल्स के अंदर क्या हुआ कि जो कॉन्डम है उन्होंने पेनिस के ऊपर लगा लिया, एंड फीमेल में जो कॉन्डम था वो कहाँ इंसर्ट कर लिया, इनटू दी विजाइना। अब ऐसे ही यहाँ पे डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स है, इसको भी कहाँ इंसर्ट करा जाता है, इनटू दी विजाइना। और कहाँ तक इसको पहुंचाया जाता है, अप टू दी सर्विक्स। मतलब आप लोग यहाँ इस डायग्राम को देखो। अब सबसे पहले क्या, यहाँ पे डायाफ्राम है, ठीक है। अब डायाफ्राम के आसपास क्या लगाई जाती है, यहाँ पे जेली को लगाया जाता है, जिस जेली को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। अब इस कॉन्ट्रासेप्टिव जेली में क्या बच्चों, एक तरह से केमिकल होता है, जो केमिकल क्या एक तरह से स्पर्मिसाइड है, मतलब वो स्पर्म्स को खत्म करने में हेल्प करेगा, स्पर्म्स को नॉन फंक्शनल बनाने में हेल्प करेगा। अब जब डायाफ्राम के ऊपर कॉन्ट्रासेप्टिव जेल लगा लेते हैं तो उसको इंसर्ट करा जाता है इनटू दी विजाइना ऑफ फीमेल्स, एंड उसको कहाँ तक लेके जाया जाता है, अप टू दी सर्विक्स। और जब वो सर्विक्स पे पहुंच जाता है तो सर्विक्स को क्या कर देते हैं, उस कैप से कवर कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब जो मेल है वो अपने सीमन को इंसर्ट करे तो वो इस सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक ना जा पाए, क्योंकि अब उसके बीच में क्या आ गया, यहाँ पे उसके बीच में बच्चों आ जाता है बैरियर, जो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को सिर्फ वहीं तक रोक के रखेगा और उससे आगे नहीं आने देगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या एक बाधा को बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या इस सर्वाइकल कैप का यूज करा जाता है। समझ में आ गया। अब इसको फटाफट एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रासेप्टिव जेली की फोटो लगाई है जिसका नाम क्या, जाइनोल है। अब इसके अंदर मतलब अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल हमारे पास है क्या, नोनोक्सिनोल 9। अब ये जो केमिकल है क्या है, स्पर्मिसाइड है, जो क्या करेगा, स्पर्म जब इस केमिकल के आसपास आएंगे तो वो केमिकल उस स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरह से। ठीक है, समझ में आया। अब इसको फटाफट एक बार लिख लेते हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवाइसेस हैं, these are inserted these are inserted into the female reproductive tract, into the female reproductive tract to cover the cervix, to cover the cervix during coitus। ठीक है, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। और एक बात और साथ में याद रखना कि बैरियर्स के साथ साथ क्या लगाया जाता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। इसको भी साथ में लिख लो यहाँ पे नोट डाल के कि along with barriers कि
along with barriers spermicidal creams, jellies and foams are usually used to increase contraceptive efficiency. ठीक है, टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। समझ गए बच्चों। और उसके बाद क्या, अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास ये सर्वाइकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया, वॉल्स हो गया, ये सभी क्या है बच्चों, रीयूजेबल। सो दे आर रीयूजेबल। ठीक है, इसको क्या दोबारा से यूज करा जा सकता है ना। अब उसके बाद इसका अब प्रिंसिपल क्या था, इसका प्रिंसिपल था कि कंसेप्शन को रोकना। कैसे रोकना, बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। बस ये इसका लास्ट पॉइंट, लिख लो इसको फटाफट कि दे प्रिवेंट conception by blocking the entry of sperms, by blocking the entry of sperms through the cervix, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बिकॉज आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है। तो आई होप कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल के जाना कि सर समझ में आया। ठीक है, तो कमेंट करा करो बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिना कमेंट करे मत जाना। अगर तो आपको कमेंट आया तो कमेंट जाके कर दो कि समझ आया सर, कि गोट इट, मतलब जो भी करना है आपको कमेंट कर दो। और जिसको समझ नहीं आया, कोई डाउट है, मुझे बताओ, वो भी बताओ, ताकि मैं फिर दोबारा से आपको वो टॉपिक को दोबारा से समझा सकूं। ठीक है, अगर हम वैसे देखो, मैंने टॉपिक को आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया, तो अगर आपको दोबारा समझना है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। अगर तब भी समझ नहीं आया, आप मुझे बता सकते हो टेलीग्राम चैनल पे आके, मतलब उस ग्रुप में आके, कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको वो चीज़ दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, पर उससे पहले खुद ट्राई करो एक बार समझने की। समझ गए? तो चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको मिलूंगा मैं कल, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय बच्चा लोग।